अखिलेश जी, इतना ही भीड़ आपको उम्मीद थी कि रामपुर में सुवार में होगी? मैं देख रहा हूँ कि जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है वो इसी तरह का है, और जन समर्थन के साथ साथ जो उत्साह दिखाई दे रहा है, जो पार्टी के लिए सहयोग के लिए जो खुशी दिखाई दे रही है, मैं कह सकता हूँ ये बदलाव का चुनाव है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। लोग परिवर्तन चाहते तो हम लोगों के साथ हैं, इसीलिए पहले चरण में ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ है। ये दूसरा चरण है जिसमें फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ेगा। कुछ आपके प्रतिद्वंदी और कुछ जो आपके सहयोगी हैं, उनका ये मानना है कि अखिलेश यादव परिपक्व नेता हो गए। डू यू थिंक दैट यू हैव मैच्योर्ड एज अ पॉलिटिशियन 2017 से लेके अब तक, कि आपके मीडिया वाले जो है वो हिंदू मुसलमान की डिबेट में नहीं आते, आप टिप्पणी करने से बचते हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि अखिलेश यादव परिपक्व हो गए? देखिए, ये मैं नहीं तय कर सकता हूं कि मैं मैच्योर हो गया हूं, परिपक्व हो गया हूं। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही कि जो बुनियादी सवाल हैं, जिन सवालों को लेकर के जनता चाहती है और जनता महसूस कर रही है, आज महंगाई का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है। आज अगर बेरोजगारी नहीं खत्म की गई, इन नौजवानों के भविष्य के लिए रोजगार या कोई काम नहीं ढूंढा गया, तो सोचो कल क्या होगा। कल ये समस्या और बड़ी दिखाई देगी। इसलिए नौजवान रोजगार के लिए, काम के लिए और तरक्की के लिए वोट करने जा रहा है। किसान जो मेहनत कर करके फसल पैदा करता है, कम से कम उसको कीमत तो मिले, कम से कम उसकी आय बढ़ती दिखाई दे। ये नहीं कि उसकी कमाई आधी होने लगे। महंगाई जब बढ़ जाएगी तो सोचो कमाई आधी हो तो खुशहाली कब आएगी। तो ये जो बुनियादी सवाल हैं, इससे समाजवादी पार्टी नहीं हटी है। और लोगों को जो ये आपने जानबूझ के किया है कि लाख कोशिश हो लेकिन हम भटकेंगे नहीं। अगर आप पूरा हमारा जितने वर्षों से हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का नारा हमेशा विकास रहा है कि कैसे लोगों के जीवन में बदलाव आए, और कोई पहली बार नहीं ऐसा है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है, और जो पुराना काम हुआ है 12 से लेकर के 17 तक, वो जनता को और भरोसा दिला रहा है कि अगर समाजवादी सरकार आएगी तो ये काम करेंगे, लोगों की भलाई के लिए फैसला लेंगे। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, अब्दुल्ला भाई कहाँ हैं? ये अब्दुल्ला भाई, आज आप एक रैली में थे और अखिलेश जी ने ये बोला कि गाय चोरी, भैंस चोरी और अलग अलग चोरी के मुकदमे कर दिए, लेकिन जीप से कुचलने वाला एक आदमी बेल पर रिहा हो गया है। आपको लगता है ये जनता में ये संदेश जाएगा? देखिए, लोग अगर कोई ये सोचता है कि लोगों को कुछ मालूम नहीं है, कही जाती है एक बात कि पब्लिक है सब जानती है, इन्हें सब मालूम है। जो मुकदमे हमारे ऊपर हैं वो भैंस चोरी, बकरी चोरी नहीं, बल्कि मुर्गी चोरी, पायल चोरी, मिट्टी चोरी, शराब की बोतल चोरी, बुक चोरी, किताब चोरी और एक गले से 16,600 रुपए की चोरी। तो हमें तो क्या कह सकते हैं आप? आपको लगता है कि इस बार आप जनता को मना पाएंगे? क्योंकि आपके एक तरफ तो अब्दुल्ला जी हैं और दूसरी तरफ नवाब साहब के बेटे हैं। नवाब साहब किसी और पार्टी में, उनके बेटे किसी और पार्टी में, अकेले मुस्लिम प्रत्याशी हैं एनडीए के। आपको लगता है कि मुकाबला बराबर का होगा? देखिए, स्वार की जनता और रामपुर की जनता आदरणीय आजम खान साहब को अपना परिवार का हिस्सा मानती है, और आजम खान साहब उनके परिवार के आज के नहीं हैं। उनका कितना लंबा रिश्ता रहा है यहाँ के लोगों से, ये अलग बात है कि एक आध बार हम आगे पीछे हुए, लेकिन जब से अब्दुल्ला आए हैं और अब्दुल्ला यहाँ से चुने गए, इस बार भी अब्दुल्ला और रामपुर पूरी की पूरी सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में आने वाली हैं। बीजेपी साजिश करने वाली पार्टी है, उन्होंने ये सीट खुद नहीं लड़ी, उन्होंने अपने सहयोगी दल को देकर के सीट लड़ाए हैं। लेकिन लोग ये बात सब समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की छोटी सोच है, तभी छोटे छोटे आरोप इन लोगों पर लगे हैं। ये आरोप क्या लगने लायक हैं? और अगर यहाँ पर यूनिवर्सिटी बन रही है तो कम से कम आने वाले पीढ़ी के भलाई के लिए है। अगर यहाँ की यूनिवर्सिटी में कैबिनेट से कुछ गलत फैसले लिए गए तो इसी तरीके से गोरखपुर में यूनिवर्सिटी बन रही है, वहाँ पर वेटलैंड से लेकर के तमाम नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। कल को हो सकता है उसकी भी जांच हो, और अभी तक प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं आया होगा जिसने इतना मुआवजा उठाया हो सरकार का। शायद ये पहले मुख्यमंत्री हैं
जिन्होंने मुआवजा बड़े पैमाने पर उठाया। इन मुख्यमंत्री के लिए तो आज आपने अपनी स्पीच में बोल दिया इनको लैपटॉप चलाना नहीं आता, क्या क्या आपने चीजें बोल दी। ये सच है, क्योंकि 4.5 साल सरकार ने ना लैपटॉप दिया, ना डेटा फ्री किया, ना वाईफाई एरियाज बनाए गए, और टैबलेट की बात हुई, स्मार्टफोन की बात हुई, लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया तो ये सब देना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, कल आपने सुना होगा चुनाव शुरू होने से पहले एक अपील की कि देखना कि कश्मीर और बंगाल और केरल ना बन जाए उत्तर प्रदेश, उस पर आपका क्या कहना? भाई, मुख्यमंत्री जी को कुछ पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को कम से कम ये तो जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने रात भर जगा करके लोगों को 48 घंटे जगाया, विधानसभा में बहस चलाई कि सस्टेनेबल गोल्स को कैसे अचीव किया जाए। और नीति आयोग को अगर हम देखें और नीति आयोग के आंकड़े देखें तो उत्तर प्रदेश कहाँ खड़ा है, भुखमरी में कहाँ है, स्वास्थ्य के पैरामीटर्स में कहाँ हैं हम। तो ये तमाम सवाल हैं जो बीजेपी के पास जवाब नहीं है। इधर उधर की बात करना, केरला से क्या तुलना करेंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी, क्या केरला के बारे में जानते हैं? तो केरला कम से कम कुछ पैरामीटर्स में देश में उदाहरण पेश करता है। तो कम से कम बीजेपी को नीति आयोग का तो मानना चाहिए। और यही वही लोग हैं। आप मानते हैं ध्रुवीकरण करने की कोशिश है चुनाव से पहले, ये वही, क्या ये काम करेगा? देखिए, इस बार जनता और किसान, और खासकर किसान, नौजवान, व्यापारी, उसने तकलीफ देखी है। कोविड के समय तकलीफ देखी है कि किस तरीके से व्यापार और बाजार बंद रहा, सरकार ने कोई मदद नहीं की। मजदूरों को पता है कि उन्हें पैदल चलना पड़ा, कई मजदूरों ने अपना जीवन खोया है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी कह करके कहा कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार में आप किसी से पता कर लीजिए डबल भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो इन सवालों के जवाब क्या है इनके पास? ये कितना भी कोशिश कर लें ध्रुवीकरण की, कितना भी कोशिश कर लें ध्यान हटाने की, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बुनियादी मुद्दों पे मतदान करने जा रही है। अब्दुल्ला जी से कुछ सवाल पूछने से पहले एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ। आपको सुझाव कौन दे रहा है इस चुनाव को लेकर के कि इस मुद्दे पे उलझना है, इस मुद्दे पे नहीं उलझना, पटरी से हटना नहीं है, विकास की बात करनी है या इस चीज की बात करनी है कि वो कुछ बोल देंगे उस पर टिप्पणी नहीं देनी है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि आप कुछ बातों को इग्नोर करते हैं। देखिए, ये सच है। लोग सोचते होंगे कि पता नहीं कौन राय दे रहा है, पता नहीं कौन सी टीम हायर की गई होगी। यकीन मानिए, नहीं, मैंने कोई टीम हायर नहीं की। समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने पहले दिन फैसला लिया है कि हम अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने जो काम किए हैं उन कामों को जनता को दोबारा बताएंगे और उत्तर प्रदेश को कैसे आगे ले जाएं। इसीलिए अगर आप मैनिफेस्टो देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो जो आया है वो मात्र घोषणा है, बल्कि समाजवादी पार्टी ने जो घोषणा लाने पत्र लाए हैं, जो मैनिफेस्टो लेके आए हैं, उसमें योजनाएं हैं, उनको कैसे पूरा किया जाएगा, वित्तीय संसाधन कैसे जुटेंगे, उन तमाम चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी ने मैनिफेस्टो दिया है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपना पहला मैनिफेस्टो भूल गए हों, पहला मैनिफेस्टो इनका धोखा था। उनका तो ये कहना है हमारे मैनिफेस्टो में देखो कोई पॉइंट रिपीट नहीं हुआ है, हमने सारे वादे पूरे कर दिए। हाँ, उन्होंने ठीक किया, क्योंकि पहला जो मैनिफेस्टो उन्होंने जारी किया था, संकल्प पत्र, वो पूरा ही नहीं किया। और लोगों को उनको याद भी नहीं दिलाना है। जब पहला पूरा नहीं किया, और पहले के लिए कम से कम बीजेपी को 2 मिनट मौन रखना चाहिए था, मौन रखना चाहिए था, क्योंकि पहला उन्होंने पूरा ही नहीं किया, तो दूसरे पे कितना भरोसा जनता। मैं आपसे एक सवाल, वहाँ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, वो आपका अटेंशन चाह रही थी। मैं ना देवबंद गया, अलीगढ़ गया, और वहाँ कुछ मुसलमानों का, सबका नहीं, क्योंकि स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। उनका ये कहना था इस बार मुजफ्फरनगर से कोई कैंडिडेट ना लड़ा करके या अलग अलग जगहों पर मुस्लिम्स को ध्यान ना दे करके थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड महसूस करते हैं हम। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहने की बात है। लेकिन वहीं के लोगों ने जो सुझाव दिया, या बहुत से जगह पर सुझाव दिया कि आप कम से कम वो फैसले ले पार्टी जिससे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। समाजवादी पार्टी ने वही फैसले लिए हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। ठीक है अब्दुल्ला भाई, कुछ सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। ये बताइए कि आपकी परिवार पॉलिटिकल अटैक में आता रहता है। बीजेपी अभी भी ये कह रही है कि वो देखो गुंडाई, आताताई, ये सब हावी हो जाएंगे, आपने तो सुना ही होगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
जिस परिवार के ऊपर कभी 151 का मुकदमा नहीं था, उसके ऊपर 3 सालों में 350 मुकदमे कर दिए गए। मेरे ऊपर, मेरी वालदा पे, मेरे वालिद पे, मेरी फूफी पे, मेरे ताऊ पे। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी वो दादी जिनका 10 साल पहले इंतकाल हो चुका है, उन तक पर FIR कर दी गई। और अगर यहाँ कोई गुंडाई होती, कोई आतंक होता, तो ये प्यार मिलता? मुझसे और आपसे बेहतर फैसला कर सकते हैं ये लोग, और हर 5 साल में करते हैं। और अगर झूठ बोला होता या सताया होता तो 40 साल से जो मोहब्बतें इनकी कायम है और आज भी हैं, वो शायद नहीं होती। तो बीजेपी जो बार बार इसको ये कहने की कोशिश कर रही है अखिलेश जी कि आताताइयों की सरकार आ जाएगी, दंगाइयों की प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं सहारनपुर में। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के और खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी सुबह उठ करके शीशा देखते होंगे। जो शीशे में दिखाई देता है उन्हीं के मुकदमे उन्हें याद आते होंगे कि जो शीशे में दिखाई देता है उन्हें सबसे पहले उनके तमाम मुकदमे उन्हें याद रहते हैं, क्योंकि सुबह शीशा देख लेते हैं, इसलिए शाम तक मुकदमे याद रखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक बीजेपी ने एक छवि बनाने की प्रस्तुत की है कि सपा मतलब जिसमें देखो सपा का झंडा समझो उसमें बैठा गुंडा, इस तरीके की बात की है। आपने किसानों को और टेनी के जो पुत्र हैं उनकी बेल पर भी आज अपने भाषण में बहुत कुछ बोला है। क्या हम ये माने कि अब इसको भी चुनावी मुद्दा बनाया जा सकता है, या जनता के बीच किसानों का ये मुद्दा ले जाया जा सकता है? देखिए, उस घटना में किसानों के साथ साथ जाने गई है, बहुत सारे लोगों की जान गई है। किसान को कुचला गया, और उससे पहले का भाषण याद कीजिए कि उनके पिता गृह राज्य मंत्री जो हैं, उन्होंने कहा कि मुझे मंत्री मत समझो, मुझे सांसद मत समझो, मुझे कुछ और समझो, ये धमकी वाली बात हुई हो, और उसके बाद जीप से किसानों को कुचल दिया गया हो, और उसके बाद भी कई लोगों की जान गई हो, तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो यही है। उन्हें बेल मिल गई है और बेल से वो बाहर आ गए, लेकिन मुझे न्यायालय पे भरोसा है, भारत के संविधान पे भरोसा है। एक न एक दिन उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ेगा और सजा भी होगी, क्योंकि किसान मरे और केवल हमने नहीं देखा। आज भी वो वीडियोस हैं, तेजिंदर बिर्क कैसे बचे होंगे और उसके साथ जितने लोग थे वो कैसे जान बची होगी। लॉ एंड ऑर्डर की जो एक बात कही गई है, मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूं। आप यूपी 100 लेकर के आए, एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के पुलिसिंग रिफॉर्म में आपने व्यवस्था बनाई। जो छवि है उस छवि को सुधारने के लिए एक जो पॉलिटिकल एक इमेज क्रिएट की है, उसको सुधारने के लिए आपकी सरकार क्या करेगी? देखिए, अगर आई तो ये जो प्रिविलेज है, ये किसी मुद्दे को तूल दे देना, किसी मुद्दे को किसी पार्टी को या किसी नेता को घसीट लेना, ये प्रिविलेज और ये काम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। सवाल उठाया कि राइट्स हुई वो सपा के राज में हुई, मुझे याद है, और मैं ये देख रहा हूँ कि देश के होम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम नेता इन बातों को कह रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि अभी कुछ दिन पहले BBC ने एक फैक्ट चेक किया और उसमें कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर के ये जो लोग कह रहे हैं क्या सच है। मैं तो आपसे भी कहता हूँ कि NCRB के आंकड़े जो कहते हैं वो सच्चाई सामने लानी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में और देश के पैमाने पर अगर हम देखें कि महिला उत्पीड़न के सबसे ज्यादा शिकायत देश में अगर आई है तो उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से जो नोटिस मिले हैं उत्तर प्रदेश की सरकार नंबर 1 है, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 है। और देश में हमें कोई बताए कि एक IPS फरार हो, मैं कहता हूँ कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या IPS फरार है इसकी बात करेगी बीजेपी? कहीं देश में IPS फरार होगा, 302 का मुकदमा हो, वहीं एक IPS दूसरे IPS में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा हो। हाथरस की घटना कैसे भूल जाओगे कि पुलिस और सरकार ने क्या किया। इसके साथ साथ हाथरस में के साथ साथ लखीमपुर में क्या हुआ, लखनऊ में एक राजधानी में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला, एप्पल में काम करने वाले के साथ घटना क्या हुई, इसकी जान ले ली गई। गोरखपुर में एक व्यापारी जो अपना व्यापार करने गया था, पुलिस ने पीट करके मार दिया। जनता को ये मना पाएंगे या जनता ये देख रही है और वो इसके आधार पर? देखिए, जनता को ये सब घटनाएं याद हैं। आप किसी से कहीं भी पूछ लें, क्योंकि जहां बीजेपी छिपाना चाहती है वहीं जनता भी जागरूक है, उन चीजों को नहीं भूलने वाली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब्दुल्ला भाई, ये बताइए कि आपको इस बार क्या उम्मीद है? कितने, क्या अखिलेश जी तो नंबर दे देते हैं कि इतना पार उतना पार, आपको क्या लगता है कितने मतों से? मैं अपनी बात करूं, जो यहाँ के लोगों का प्यार आप देख रहे हैं, पिछली बार भी स्वार ने रिकॉर्ड बनाया था, करीबन 54,000 वोट से मैं यहाँ से जीता था।
मुझे उम्मीद है कि स्वार अपना रिकॉर्ड पर आप ये गारंटी देने को तैयार हैं वोटर्स को कि एक जो छवि बनी हुई है आजम खान की, ये गुंडाई? ना, वो छवि बस कुछ लोग हैं जो बना रहे हैं और कुछ लोगों ही के बीच है जो बनी हुई है। यहाँ का हर आदमी सच्चाई जानता है, वो सब जानते हैं। यहाँ इतना सा बच्चा भी आजम भाई कहता है और 90 साल का बुजुर्ग भी आजम भाई कहता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक जाते जाते पहले आपने 400 का नंबर दिया, एक चरण हो चुका है, अभी वो नंबर क्या है? मैं अभी भी नहीं हटा उस नंबर पे, और इसलिए नहीं हटा। ये 3 किसके लिए छोड़े हैं? नहीं, 3 तो वो तो विपक्ष के लिए होंगी वो आने। एनीवे, मैं अभी भी उस गिनती पर इसलिए हूँ कि जिस तरीके से जनता वोट डालने आ रही है और पहले ही चरण में बता दिया है जनता ने कि सरकार के वो खिलाफ हैं, और दूसरे तीसरे चरण में वही हवा चलने वाली है। और भाषा जो बदली है, सब लोग मैदान में हैं। जैसे जैसे हार सताएगी इनको, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना जाना और भाषा बदल जाएगी उत्तर प्रदेश में। और उसके लिए आप तैयार हैं? मैं ही नहीं तैयार हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि ये सब लोग वो हैं जो गुमराह करते हैं, साजिश करते हैं। आप ये मानते हैं कि आप अगर वो कुछ उलझाने की राजनीतिक रूप से कोशिश करेंगे तो आप उसमें नहीं पड़ेंगे, अपने मुद्दे पे रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार झांसा दे रही है, भारतीय जनता पार्टी लगातार झगड़ा लगाना चाहती है। ये सब बातें लोग जानते हैं, इसलिए वो सावधान है बीजेपी से। कई बार यहाँ की जनता ने मौका दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को कुछ नहीं मिला है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको सबक सिखाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अब्दुल्ला जी और अखिलेश जी हमारे साथ बात करने के। थैंक यू सो मच। थैंक यू।